दोस्तों साध्य आईएएस एकेडमी में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं, चाहे वो बीपीएससी हो या जो है बिहार दरोगा हो या एसएससी हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, और उसमें हम यहाँ तक कि भी देखते हैं कि जो आईएएस लेवल तक का भी जो एग्ज़ाम होता है, इसमें हम देखते हैं कि जो भारत के गवर्नर जनरल है, जो वाइसराय हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के रूप में इसको हम लोग देखते हैं। हालांकि जब हम भारत के गवर्नर जनरल और वाइसराय को अगर हम पढ़ते हैं तो हम वहाँ से एक चीज़ देखते जाते हैं कि इसके अंदर पूरा, अगर हम रॉबर्ट क्लाइव से लेकर अगर हम राजगोपालाचारी तक चलते हैं तो हम देखते हैं कि इसके अंदर के जितने भी जो गवर्नर जनरल हुए और जितने भी वाइसरायज हुए, इनके बीच में हम देखते हैं कि जितने भी एक्टिविटीज़ हुए, किसने कौन सा ये काम किया, कौन से मतलब कि किसके समय में कौन सी जो है वो अधिनियम पारित किया गया। इस तरह से ढेर सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसको हम लोग एकोमुलेट कर करके चलेंगे। हालांकि इनके अलावा जब हिस्ट्री के अलग अलग पार्ट्स को अगर हम लोग पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के, तो उसमें हम इनके अलग अलग सेक्शन को अलग अलग भागों में बांटकर पढ़ते हैं। लेकिन जब गवर्नर जनरल को पढ़ते हैं तो उसके सबके कार्यकाल के हिसाब से हम लोग देख लेते हैं कि किसके कार्यकाल में क्या हुआ और कौन से गवर्नर जनरल ने कौन सा काम किया। तो सबसे पहले अगर हम देखना चाहते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव। देखिए, अगर रॉबर्ट क्लाइव की बात अगर हम करते हैं तो रॉबर्ट क्लाइव का जो शासनकाल माना जाता है वो 1757 से 1760 और दूसरा 1765 से 1767, यानी इसका कार्यकाल 2 बार माना जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद कहते हैं इसमें 1765 में इसी के समय जो है कड़ा इलाहाबाद की जो संधि होती है, ये इंपॉर्टेंट है। करा इलाहाबाद की संधि जो है डायरेक्ट पूछी जाती है, रॉबर्ट क्लाइव के समय हुआ था। तो वैसे रॉबर्ट क्लाइव के यहाँ पर सारे उसके लिए इंपॉर्टेंट ही है। ये ईस्ट इंडिया का एक जो है क्लर्क था और ये पदोन्नति पाकर ही बंगाल का क्या बना था, गवर्नर जनरल गवर्नर बना था। 1757 से 1760 तक तथा 1765 से 67 तक बंगाल का ये गवर्नर रहा है। इसके समय ही 1757 में प्लासी की लड़ाई, जो हम लोग जानते हैं, प्लासी की लड़ाई जो मॉडर्न हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं उसके बाद ये श्वेत विद्रोह जो है ब्रिटिश के द्वारा जो किया गया था, यहाँ पर इनको देखते हैं। 1757 में मीर जाफर का मदद करने आए चीन सुराय के डच, मतलब जो डच थे, डचों को बेदरा के युद्ध में जो पराजित किया गया था, वहाँ पर भी रॉबर्ट क्लाइव के समय ही बेदरा का युद्ध हुआ था, जिसमें जो है वो डचों को हरा दिया गया। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बेदरा के युद्ध में जो डचों को पराजित किया गया था, ये चीज़ हम देखते हैं। उसके बाद देखते हैं बंगाल में श्वेत जो है वो द्वैत शासन जो लागू किया गया था। द्वैत शासन में आप जैसे देखते हैं कि दीवानी और फौजदारी को जो अलग अलग भागों में बांट दिया था और इनके लिए अलग अधिकारी की नियुक्ति कर दिया गया था। इन सब को हम देखते हैं रॉबर्ट क्लाइव ने ही द्वैत शासन लागू किया था, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम रॉबर्ट क्लाइव के समय देखते हैं मध्य घेरे का नीति, जो इसका सूत्रपात जो है वो भी रॉबर्ट क्लाइव ने ही किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान से देखेंगे। अगर हम दूसरा यहाँ देखते हैं कि दूसरे गवर्नर जनरल में, तो ये है वॉरेन हेस्टिंग। अगर हम वॉरेन हेस्टिंग की बात करते हैं, ये भी एक ईस्ट इंडिया कंपनी का क्लर्क था और इनका शासनकाल 1772 से लेकर 1785 तक माना जाता है। इसने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को दिया जाने वाला 26 लाख रुपए का जो पेंशन था उसको बंद करवा दिया गया। ये भी इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि शाह आलम बादशाह जो है बादशाह शाह आलम द्वितीय के जो पेंशन बंद करवाने वाले गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो वॉरेन हेस्टिंग थे। वॉरेन हेस्टिंग ने ही द्वैत शासन को समाप्त किया था। हालांकि जब रॉबर्ट क्लाइव की बात, रॉबर्ट क्लाइव ने इसे लागू किया था और वॉरेन हेस्टिंग ने इसे हटा दिया था। तो इसने नायब दीवान का जो पद था उन्हें भी ये समाप्त कर दिया था। इसने सिताब राय और मोहम्मद रजा खान को पद से हटा दिया गया। हालांकि जो इसके लिए हम देखते हैं कि जो मोहम्मद रजा खान थे इसको बंगाल के लिए, जो सिताब राय थे उनको बिहार में जो नियुक्त किया था वो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, लेकिन वॉरेन हेस्टिंग ने इसको पद से हटा देता है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित होने के बाद ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना था। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं 1773 को जो रेगुलेटिंग एक्ट है, यहाँ पर हम इन चीज़ों को देखते हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट, जब मॉडर्न हिस्ट्री वाला यहाँ पार्ट पढ़ेंगे 1773 का जो है, अगर हम जो रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम इन चीज़ों को देखते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर, ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी
एक्टिविटीज़ होते थे, इन पर रूल और रेगुलेशन जो उन्होंने लागू कर दिया था, ये 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था इनके तहत किया गया था। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था ये भी वॉरेन हेस्टिंग के समय ही पारित हुआ था। देखिए चैत सिंह का मामला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो वहाँ का मैटर भी हम वॉरेन हेस्टिंग के समय ही देखते हैं। तो वॉरेन हेस्टिंग ने चैत सिंह से युद्ध का खर्चा जो है वो युद्ध का खर्चा और के रूप में जो है 2 लाख रुपए मांगा था, और उसके पुत्र महीप नारायण को जो है वो राजा बना दिया गया था। हालांकि इसमें देखते हैं वॉरेन हेस्टिंग ने ही जो यहाँ अवध के बेगम थे, जो महिलाएं थे, उनसे जबरन जो धन वसूलने का आरोप भी लगता है वॉरेन हेस्टिंग पर ही लगता है। वॉरेन हेस्टिंग ने 1781 में बंगाल में कलकत्ता में मदरसा का निर्माण कराने का आदेश दिया था। हालांकि यहाँ से हम देखते हैं शिक्षा की जो शुरुआत होती है वो 1781 में बंगाल में कलकत्ता में मद्रास का ये जो मदरसा का जब निर्माण हुआ उसी समय से जो है भारत में शिक्षा का विकास को हम देखते हैं। इसने हिंदू और मुस्लिम के कानूनों का संहिताकरण, ये इंपॉर्टेंट है, हिंदू और मुस्लिम के कानूनों का संहिताकरण किसने करवाया थी? वॉरेन हेस्टिंग ने कराया था। वॉरेन हेस्टिंग के काल में ही कोड ऑफ जेंटू लॉ का प्रकाशन भी हुआ था। ये सभी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। इसके काल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1776 से 82 के बीच में जो हुआ था, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, ये सबसे जो है इम्पोर्टेंट है। उसी के समय जो देखते हैं यहाँ पर हम कि इसके काल में ही प्रथम मतलब इसके काल में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध भी 1780 से 1784 के बीच में लड़ा गया था। तो 1780 और 84 के बीच में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध भी हुआ था। इनको हम जो है वॉरेन हेस्टिंग के समय ये हुई थी। तीसरा देखते हैं कि यहाँ जो गवर्नर जनरल के रूप में हम इसको देखते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस को। इनका जो काल है 1786 से 1993 तक इसको माना जाता है। ये देखिए कभी कभी अगर आप इनके सारे कार्यकाल को अगर याद कर लेते हैं तो इससे क्या होता है कि जो इसके समय में जो भी एक्टिविटी हुआ, जो भी वर्क हुआ है, ये सभी चीज़ों को हम यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा डेडलाइन क्लियर होता चला जाएगा और जो हिस्ट्री के कंसेप्ट है उसको पकड़ने में बहुत आसानी होती है, आप आसानी से चीज़ों को पकड़ सकते हैं। जैसे देखिए अगर हम लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय की बात अगर हम करते हैं तो इसने बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था। हालांकि जैसे कि हम लोग जानते हैं अस्थाई बंदोबस्त जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में हम लोग का जो ब्रिटिश सरकार की जो रेवेन्यू पॉलिसी थी उसके अंदर हम देखते हैं। तो उन्होंने से रेवेन्यू पॉलिसी जो लागू किया था उसके अंदर अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था। अस्थाई बंदोबस्त इसको जो ज़मींदारी प्रथा भी कहा जाता है, इसको इस्तमरारी भी कहा जाता है, परमानेंट सेटलमेंट जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं। इनके बारे में हम लोग डिटेल में जब मेंस और पीटी के लिए अलग से पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम इनके बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे। तो कहने का मतलब है कि बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त को लागू किसने किया था? वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। हालांकि लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल शासन का जन्मदाता भी माना जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूछा ही जाता है कि सिविल सर्विसेज का जो भारत में जन्मदाता कौन है, तो वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। इसने कर प्रशासन और न्याय प्रशासन को अलग कर दिया था। यानी इसमें से मतलब कि टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन की बात होती है और इसकी जो है जुडिशरी एडमिनिस्ट्रेशन की बात, इन दोनों को अलग जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। और इसमें जो है जब ये न्याय प्रशासन की बात किया जाता है तो न्याय प्रशासन की जब व्यवस्था उन्होंने किया था तो इनके लिए जिला जज की नियुक्ति भी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही करवाया था। तो यहाँ पर देखते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है इन लॉर्ड कॉर्नवालिस जो एक अपना एक अलग इंपॉर्टेंट प्लेस रखता है यहाँ पर। जैसे देखिए उसके बाद हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं सर जॉन सॉर को देखते हैं। इसका जो है 1794 से 98 तक है इसका। ये हस्तक्षेप की नीति का अनुसरण किया था। तो हम ये अफगानिस्तान के मैटर को हम लोग देख लेंगे जब मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत करेंगे तो वहाँ पर हम देख लेंगे। और हस्तक्षेप की नीति का अनुसरण है जो है वो सर जॉन सॉर ने किया था। देखिए सूर्यास्त की नीति का पालन जो है वो उन्होंने भी सर जॉन सॉर ने भी किया था। हालांकि जब ये रेवेन्यू पॉलिसी की बात करते हैं तो ये परमानेंट सेटलमेंट था, अस्थाई बंदोबस्त, तो इसमें जो सूर्यास्त के नियम लागू कर दिया था ये ज़मींदारों के लिए था कि अगर वो जिस दिन का उसका टाइम लाइन फिक्स किया जाता था, अगर उस दिन वो ज़मींदारी का टैक्स नहीं चुकाते थे तो उसके बाद उसकी ज़मींदारी को नीलाम कर दिया जाता था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सूर्यास्त का नियम जो वो किसने लागू किया था? ये सर जॉन सॉर ने लागू किया था ज़मींदारों के लिए। अगला हम लोग देखते हैं यहाँ पर वो है लॉर्ड वेलेस्ली। देखिए लॉर्ड वेलेस्ली का जो वो टाइम पीरियड माना जाता है वो 1798 से लेकर 1805 तक माना जाता है। ये विस्तारवादी नीति का पालन किया था। हालांकि हम यहाँ पर देखते हैं अलग अलग किसी मतलब कि जो गवर्नर जनरल और वायसराय को प्रतिक्रियावादी कहा जाता है और किसी को जो है वो विस्तारवादी नीति का पालन करने के लिए जो है वो
उनको उनको याद किया जाता है। उसी तरह से हम लॉर्ड वेलेस्ली की बात अगर हम करते हैं तो लॉर्ड वेलेस्ली को एक विस्तारवादी नीति का पालन करने के रूप में भी इसको जाना जाता है। ये 1798 में सहायक संधि लागू किया था। सहायक संधि को आप लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा। उसके अंदर ये कहा गया था कि जैसे ब्रिटिश जो भारतीय रजवाड़े थे, भारतीय रजवाड़े को उसे अपने राज्य के अंदर जो ब्रिटिश जो है आर्मी रखना पड़ता था और उसके खर्चे भी उठाने पड़ते थे। इस तरह से ब्रिटिश सरकार ने किया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी था वो धीरे धीरे क्या कर रहे थे, सारे रजवाड़ों पर अपना अधिकार जमाते चले जा रहे हैं। उनके जो भी इंटरनल मैटर था इसको उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। अगर किसी के राज्य में अगर ब्रिटिश आर्मी रह रहा है तो ब्रिटिश आर्मी रहने का कारण हो जाता है कि वो वहाँ के इंटरनल मैटर में वो इंटरफेयर कर सकता है। तो हैदराबाद एक पहला ऐसा राज्य था जिसने सहायक संधि को अपनाया था। तो यहाँ पर आप ये इंपॉर्टेंट देख सकते हैं, सबसे पहले सहायक संधि को लागू किसने किया था, लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था, वो 1798 में किया था। और हैदराबाद पहला राज्य था जो उसने मतलब जो सहायक संधि को अपनाया था। लॉर्ड वेलेस्ली ने भारतीय सेना का एक टुकड़ी को नेपोलियन की मदद के लिए भी भेजा था। ये भी इसके काल में लॉर्ड लेक ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया था। दिल्ली और आगरा पर कब्जा करने वाले लॉर्ड लेक किसके शासनकाल में आया था, वो लॉर्ड वेलेस्ली के समय ही था। इसे बंगाल का शेर भी कहा जाता था। देखिए, अत्यधिक युद्ध की नीति का पालन करने के कारण ही इसे इंग्लैंड वापस बुला लिया था। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन से गवर्नर जनरल थे जिसे अत्यधिक जो है वो युद्ध की नीति का पालन करने के कारण इंग्लैंड वापस बुला लिया गया, तो वो लॉर्ड वेलेस्ली ही हैं। देखिए 1802 में मतलब कि एमनिस की संधि, हालांकि ये थोड़ा सा हिंदी में प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पर। 1802 में एमनिस की संधि के तहत पांडिचेरी का क्षेत्र फ्रांसीसी को वापस मिल गया था। तो यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस संधि के तहत पांडिचेरी का जो क्षेत्र है वो फ्रांसीसी को वापस मिला था, तो वो था एमनिस की संधि जो 1802 में हुई थी। इसके काल में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध भी देखते हैं, ये 1802 से 1803 के बीच में हुआ था। इसके तहत पेशवा भोसले और सिंधिया में सहायक संधि लागू कर लिया था। जैसे पेशवा हो गया, भोसले हो गया और सिंधिया, इन्होंने सहायक संधि जो लागू मतलब कि सहायक संधि को जो अपनाया था वो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद अपनाया था। तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। तो देखिए अगले की बात अगर हम करते हैं तो अगले में हम देखते हैं ये है सर जॉर्ज बॉरलो। तो ये इसका जो है टाइम पीरियड अगर हम देखते हैं तो 1805 से लेकर 1807 तक माना जाता है। इसके काल में 1805 में होलकर के साथ राजपुर घाट जो है वहाँ की संधि हुई थी। तो स्टेट फॉर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो राजपुर घाट की संधि किसके किसके बीच में हुई थी। इसके अंदर हम देखते हैं ब्रिटिश और होलकर के बीच में 1805 में जो राजपुर घाट की संधि हुई थी 1805 में हुई थी। होलकर अंतिम मराठा शासक था जिसके काल में सहायक संधि मतलब कि जिसके काल में सहायक संधि किया गया, ये अंतिम मराठा शासक होलकर था। देखिए यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। इसके काल में ही बेल्लोर में 1806 में सिपाही विद्रोह हुआ था। देखिए कभी कभी मैचिंग में पूछा जाता है, मान लिया कहीं पर सिपाही ये जो है आपका 1857 की क्रांति जो है वो सिपाही क्रांति पूछ देता है, सिपाही विद्रोह, ये दोनों में कन्फ्यूजन पैदा कर देता है। सिपाही विद्रोह 1806 में बेल्लोर में हुआ था और जो है हम सैनिक क्रांति की बात अगर करते हैं तो 1857 में वो उसकी क्रांति हुई थी। उस तरह से जैसे प्लासी, ये सभी को 2-4 इस तरह से देकर उनको मैचिंग के रूप में पूछा जाता है। तो हमेशा याद रखेंगे बेल्लोर में सिपाही विद्रोह जो हुआ था वो 1806 में हुई थी। विलियम बेंटिंग इस टाइम मद्रास का जो है वो गवर्नर था। देखिए बेल्लोर में सिपाही विद्रोह का दमन जो विलियम बेंटिंग ने ही किया था। बेल्लोर में सिपाही विद्रोह का दमन जो है विलियम बेंटिंग ने किया था, यहाँ पर आप ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पर अब हम देखते हैं कि लॉर्ड मिंटो प्रथम, तो ये 1807 से लेकर 1813 तक इनका कार्यकाल माना जाता है। इसके काल में 1809 में पंजाब के शासक राजा रंजीत सिंह के साथ जो है वो अमृतसर की संधि हुई थी। तो अमृतसर की संधि जो हुई थी यहाँ पर आप डायरेक्ट देख सकते हैं वो जो है 1809 के समय जो हुआ ये पंजाब के शासक राजा रंजीत सिंह के साथ हुई थी। ये सहायक मतलब कि हालांकि जो ब्रिटिश सरकार जो रंजीत सिंह के साथ जो संधि किया था अमृतसर की संधि, इसे एक सहायक संधि नहीं माना जाता है। पंजाब के साथ कभी भी सहायक संधि नहीं हुई, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अमृतसर की संधि के साथ ही राजा रंजीत सिंह ने शीश सतलज पर से अपना दावा छोड़ दिया था।
हालांकि इनके बारे में और डिटेल हम लोग जब मॉडर्न हिस्ट्री वहाँ पर पढ़ेंगे तो उनको हम देख लेंगे। इसी के काल में 1813 का चार्टर पारित हुआ, जिसके तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने का तथा शिक्षा के प्रसार के लिए अनुमति मिल गई थी। हालांकि 1813 का चार्टर ही एक ऐसा था जिसके तहत शिक्षा पर खर्च करने के लिए 1 लाख रुपए का जो है प्रावधान किया गया था। हालांकि इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था, जिसके कारण 1823 ईस्वी तक यानी 1823 तक की बात अगर करते हैं तो वहाँ तक जो है ये 1823 तक वहाँ पर इनको मतलब ये शिक्षा के व्यवस्था को लागू नहीं किया गया था। तो शिक्षा की व्यवस्था को वहाँ तक लागू नहीं किया गया था 1823 तक की बात अगर करते हैं वहाँ तक। तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पर ईसाई मिशनरी 1813, तो इनको हम ध्यान से देखेंगे। अगला है लॉर्ड हेस्टिंग। देखिए लॉर्ड हेस्टिंग का काल जो है वो 1813 से 1823 माना जाता है और इसने अहसिब की नीति का अंत कर दिया था। यहाँ पर देखते हैं अहसिब की नीति जो हम अफ़गानिस्तान के बारे में जाने थे, वहाँ पर जो इनको हटाने का काम जो वो लॉर्ड हेस्टिंग ने किया था। देखिए इसी के काल में 1814 से 1816 के बीच में आंग्ल नेपाल युद्ध भी हुआ था। आंग्ल नेपाल युद्ध डायरेक्ट जो है आपको मैचिंग में पूछा जाता है कि आंग्ल नेपाल युद्ध जो है वो कब हुआ था, तो 1814 से 1816 के बीच में हुआ था और ये लॉर्ड हेस्टिंग के समय हुई थी। ब्रिटिश सेना नायक डेविड एक्टर लोनी ने गोरखाओं को पराजित किया और गोरखाओं का नेता अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करने पर जो मजबूर किया था वो इसके लॉर्ड हेस्टिंग के समय ही किया था। वो ब्रिटिश नायक वो एक्टर लोनी किया था, ध्यान रखेंगे। एक्टर लोनी जो है उन्होंने गोरखाओं को पराजित किया था और गोरखाओं के जो नेता अमर सिंह थापा थे उनको आत्मसमर्पण करने के लिए वो बेबस किए थे। तो देखिए 1816 में गोरखाओं के साथ जो है वो संगोला की संधि की गई थी। ध्यान देंगे 1814 से 1816 के बीच में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था, 1816 के बीच में गोरखाओं के साथ संगोला की संधि हुई थी। इसी के काल में तथा इसी संधि के तहत गोरखाओं को ब्रिटिश सेना में मतलब कि गोरखाओं को जो ब्रिटिश सेना में भर्ती लेने लगा था, यानी उसको मतलब कि भर्ती कराया जाने लगा था। 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग ने ही पिंडारियों का दमन किया था। यहाँ से एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बनता है कि लॉर्ड हेस्टिंग के समय ही पिंडारियों का दमन किया है, तो मतलब कि कौन से गवर्नर जनरल थे जिसके समय पिंडारियों का दमन किया गया था, ये क्वेश्चन बनता है। 1818 में ही पिंडारियों का दमन किया गया था। देखिए इसी के समय जो है मराठा संघ को समाप्त कर दिया गया इसी ने, यानी जो लॉर्ड हेस्टिंग थे उन्होंने मराठा संघ को समाप्त कर दिया और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो 1817 से 1800 के बीच में मराठों को पराजित किया। यहाँ से जो है ये हो जाता है। एक आपने कहावत सुनी होगी कि भारत पर ये शायद नहीं बताया कि भारत पर शासन कौन करेगा, ये निश्चित कर दिया कि भारत पर शासन कौन नहीं करेगा। इसको हम लोग कोटेशन के तौर पर पढ़ते हैं और इसको हम लोग एक मेंस के क्वेश्चन के तौर पर भी हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। देखिए अगला अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लॉर्ड जो है इसको कहा जाता है एम्स्टार्ड यहाँ पर, ठीक है। इसी के काल में 1824 से 1826 के बीच में आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। देखिए 24 से 26 के बीच में, वहाँ था 14 से 16 के बीच में आंग्ल नेपाल युद्ध। यहाँ पर देखते हैं 1824 से 26 के बीच में हुआ था आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। 1826 में बर्मा के साथ यादवों की संधि हुई थी। बर्मा के साथ कौन सी संधि हुई थी? यादवों की संधि हुई थी 1826 में। आप इसमें देखेंगे 2 फैक्ट हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। देखिए अगला जो यहाँ पर गवर्नर जनरल है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे हम देख लेते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग। देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिंग की बात अगर हम करते हैं तो 1828 से लेकर 1835 तक इनका टाइम पीरियड माना जाता है और ये मॉडर्न हिस्ट्री में इसका एक महत्वपूर्ण जो है स्थान माना जाता है। देखिए इसे उदारवादी गवर्नर जनरल भी कहा जाता है, इनको उदारवादी गवर्नर जनरल कहा जाता है। जैसे राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर 1829 में भारतीय समाज में फैली कुरीति जो सती प्रथा था उनके विरुद्ध जो कानून बनाया और सती प्रथा को एक मानवीय हत्या घोषित जो करके कानूनन अपराध जो बताया था वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने ही बताया था। इसी के काल में 1833 का भी चार्टर पारित हुआ। 1833 का चार्टर आप जानते हैं कि चीन के साथ और मतलब कि चीन के साथ जो है वो चीनी के व्यापार के बारे में आपने सुना होगा, वो 1833 का ही चार्टर था। तो जब हम चार्टर एक्ट को अलग से पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम देख लेंगे कि किस चार्टर के अंदर कौन कौन सी बातें कही गई है। एक अलग इसका वीडियो हम लोग बनाएंगे जो जिसके अंदर केवल चार्टर और जितने भी अधिनियम है उन सारे अधिनियम को हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे। 1833 के चार्टर के तहत ही लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था। यानी 1833 के जो चार्टर के तहत ही लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था और वही बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी था। देखिए मतलब कि बेंटिंग के काल में ही धर्म, मूल, जाति तथा वंश के आधार पर विभेद को निषेध कर दिया गया था। जैसे हम लोग अभी फंडामेंटल राइट में पढ़ते हैं, हालांकि इसको वहाँ से हम नहीं जोड़ते हैं। फंडामेंटल राइट में जो हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं अभी
कि जो है आर्टिकल 15 में कि मतलब उसमें जो है रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और बर्थ प्लेस के बेसिस पर जो है डिस्क्रिमिनेशन में जो प्रोविट किया गया है, वो उसी तरह का हम देखते हैं कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय धर्म, मूल, जाति और वंश के आधार पर जो विभेद को निषेध किया गया था वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय ही किया गया था। इसी के काल में 1833 में पंजाब में रोपर की संधि हुई थी। ध्यान देंगे 1809 में आपने देखा था अमृतसर की संधि हुई थी, जो एक सहायक संधि नहीं थी, वो राजा रंजीत सिंह के साथ हुई थी। यहाँ पर लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय 1833 का जो देखते हैं यहाँ पर रोपर की संधि हुई थी। तो आप देखेंगे इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला है, इसको देखते हैं चार्ल्स मैटकॉफ। देखिए जब चार्ल्स मैटकॉफ की बात अगर हम करते हैं तो इसका टाइम पीरियड माना जाता है 1835 से लेकर 1836 के बीच। देखिए इसे प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। इनका ये भी पॉइंट, यही दोनों जो प्रेस से रिलेटेड जो मैटर है ये मतलब इनके लिए ये जाने जाते हैं। ये इसे प्रेस का मुक्तिदाता भी माना जाता है। इसने प्रेस पर से सेंसरशिप को ख़त्म कर दिया था। आप सेंसरशिप को तो अच्छे ढंग से जानते ही होंगे। इसमें अगर है कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट हमेशा ये चाहते थे कि जो इंडियन रिवोल्यूशनरी थे, यानी जो इंडियन आंदोलनकारी थे, वो हमेशा जो है वो पम्पलेट हो गया, जो मैगजीन्स हो गए या बहुत सारे ऐसे जो है पत्र पत्रिकाएं छाप कर वो आम नागरिकों को जानकारी देते थे। तो ब्रिटिश सरकार की बुराई अगर कोई इसके साथ करता था तो उनके साथ उस पेपर पर ये सेंसर लगाते थे। तो सेंसर लगा के उसके ऊपर ब्लैक पेंट कर दिया जाता था ताकि सरकार के अगेंस्ट में कोई बातें लोगों तक नहीं पहुंच सकें। तो इस तरह से इसको कहते थे सेंसर। अभी भी आप सेंसर बोर्ड देखते हैं कि कोई फिल्में होती है सभी सेंसर बोर्ड मतलब पास करते हैं तभी वो रिलीज़ होती हैं। तो उसी तरह से देखते हैं जो प्रेस पर जो है ये लगाया गया था, सेंसर लगाया गया था, वो चार्ल्स मैटकॉफ ने उसे हटा दिया। तो आप इसके लिए प्रेस का मुक्तिदाता के रूप में आप चार्ल्स मैटकॉफ को आप यहाँ याद रख सकते हैं। इसे प्रेस पर से सेंसरशिप को ख़त्म करने के लिए भी जाना जाता है। देखिए अगला है जो गवर्नर जनरल, वो देखते हैं लॉर्ड ऑकलैंड। इसका जो है टाइम पीरियड है 1836 से लेकर 42 के बीच। तो 1836 और 42 के बीच में देखते हैं इसके जो है टाइम काल के समय ही क्या हुआ था। 1838 में ब्रिटिश और सिंध के बीच में एक संधि हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रिटिश और सिंध के बीच में जो संधि हुई थी वो कब हुई थी, 1838 में हुई थी। इसी संधि के तहत यह बोला गया कि सिंध और सिखों के बीच में किसी प्रकार की अगर संधि होती है तो ब्रिटिश मध्यस्थता की भूमिका निभाएगा। यानी मतलब सिंध के बीच, जैसे पंजाब में जो थे, पंजाब वाला एरिया जो हो गया उसको कहते हैं नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एरिया जो है, उसमें सिंध और सिखों के बीच में, सिंध और सिखों के बीच में अगर किसी तरह का विवाद होता है या किसी तरह की संधि होती है, कोई ट्रीटी होता है, कोई एग्रीमेंट होता है, अगर इस तरह की कोई बात होती है या दोनों किसी प्रकार की अगर कोई बातचीत करना चाहता है तो ब्रिटिश सरकार उसमें मध्यस्थता की भूमिका वो निभाएगा। इस तरह की बातें हुई थी। तो और उसी के काल में देखते हैं 1836 से 42 के बीच में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ है। तो इसके काल में देखते हैं 1836 से 42 के बीच में क्या हुआ था, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुई थी। इसी में जो ग्रैंड ट्रंक की जो ये है लॉर्ड ऑकलैंड ने ही ग्रैंड ट्रंक रोड का जो है पुनर्निर्माण कराया था, जीटी रोड का। 1842 में ज़्यादा युद्ध की नीति का पालन करने के कारण ही इसे भी इंग्लैंड वापस बुला लिया गया था। तो आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे। देखिए अगला देखते हैं, ये है लॉर्ड एलिनबरो। इसका जो है टाइम पीरियड अगर हम देखते हैं तो 1842 से लेकर 44 के बीच में, इसी के काल में जो है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ था। उसके बीच में हम लोग देखते हैं जो हस्तक्षेप की नीति का जो पालन किया जाता है वो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध के समय किया, मतलब अफगानिस्तान के कंटेस्ट में ही किया जाता है। लॉर्ड एलिनबरो ने जो है उसके समय में ही प्रथम आंग्ल युद्ध जो है वो समाप्त हो जाता है। इसी के काल में दास प्रथा का भी अंत होता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि दास प्रथा का अंत किसके समय होता है, ये होता है लॉर्ड एलिनबरो के टाइम में। इसी के काल में 1843 में भी ब्रिटिश साम्राज्य में मतलब कि ब्रिटिश जो है ब्रिटिश प्रांत को जो इसमें जो है सिंध को ब्रिटिश साम्राज्य में जो मिला लिया गया था वो 1843 में ही मिलाया गया था। और वो समय किसका था, लॉर्ड एलिनबरो का काल था। देखिए सिंध का विलय चार्ल्स नेपियर ने किया था। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है, सिंध का विलय जो है वो चार्ल्स नेपियर ने किया था। चार्ल्स नेपियर सिंध का प्रथम गवर्नर भी था। आप इन चीज़ों को, इसके 2-4 फैक्ट है, इसे आप ध्यान से देखेंगे।
देखिए इसके जो हॉर्डिंग की बात करते हैं तो इनका टाइम पीरियड अगर हम बात करते हैं तो इसका टाइम पीरियड 1844 से लेकर 48 तक है। इसके काल में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1845 में। देखिए अब प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1845 में, आप इसे ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, मैचिंग में पूछा जाता है या किसी वनडे एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछी जाती है। अगर हायर लेवल में जाते हैं तो इससे रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट पूछे जाते हैं, लेकिन अगर हम इसमें वनडे बीपीएससी की बात करते हैं या बिहार दरोगा की बात करते हैं, बिहार एसएससी की बात करते हैं, मतलब कि यूपी पीसीएस की बात अगर करते हैं तो ये सभी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके काल में ही लाहौर की संधि हुई थी और इसके काल में गोंडों में प्रचलित जो नरवली की प्रथा है उनका भी अंत हुआ था। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मतलब कि गोंड एक प्रकार का जो ट्राइबल पीपल थे उनके बीच में नरवली प्रथा हुआ करता था, मतलब उसमें से मनुष्य को ही जो बलि चढ़ाया जाता था, लेकिन इस प्रथा का जो अंत कर दिया वो लॉर्ड हॉर्डिंग ने किया है। इन नरवली प्रथा का अंत, यहाँ पर क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछा जाता है कि नरवली की प्रथा का जो अंत किसने किया, तो लॉर्ड हॉर्डिंग ने किया था। और जो नरवली की प्रथा जो है ये किस मतलब कि जो है जनजाति में ये प्रचलित था, ये गोंडों में प्रचलित था। देखिए बालिका शिशु हत्या पर भी रोक जो है वो लॉर्ड हॉर्डिंग ने ही लगाया था, आप इसे ध्यान देंगे, इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं ये। देखिए बालिका शिशु जो है उस पर हत्या पर रोक लगा दिया गया था। अब पहले जानते थे वो राजपूताना हो गया, बंगाल के एरिया में जो बच्चे को जन्म लेते ही मार दिया जाता था या 5 साल के होते होते उसे मार दिया जाता था, तो इस पर रोक लगा दिया गया, इस पर रोक लॉर्ड हॉर्डिंग ने लगाया। देखिए अगला हम देखते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं वो है लॉर्ड डलहौजी। देखिए लॉर्ड डलहौजी को जो है एक इम्पोर्टेंट शासक के रूप में हम लोग यहाँ पर देखते हैं। जैसे देखते हैं इसी के काल में 1846 से 49 के बीच 2 सिख युद्ध हुआ था और पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया था। पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में जो विलय कर लिया गया था वो 1846 से 49 के बीच में जो सिख युद्ध हुआ था, मतलब कि 2 सिख युद्ध हुआ था, उसी में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। 1850 में डलहौजी ने धार्मिक मतलब कि निर्योग्यता का अधिनियम पारित किया था। हालांकि डलहौजी को एक इम्पोर्टेंट बहुत इसका इम्पोर्टेंट प्लेस है मॉडर्न हिस्ट्री में। 1855-56 में इसी के काल में संथाल विद्रोह हुआ था, मतलब कि जिसके नेता सिद्धो कान्हू थे। हालांकि इसको जब विद्रोह पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम इनको डिटेल में पढ़ लेंगे। 1855-56 में इसी के काल में संथाल विद्रोह हुआ था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसी के काल में 1853 का जो है वो चार्टर पारित हुआ था और ये एक विस्तारवादी गवर्नर जनरल था, हमेशा इन मतलब कि अपने एरिया को एक्सटेंड करना ये चाहते थे और इन्होंने एक अलग अपना मुकाम हासिल भी किया था जो क्षेत्र विस्तार के नीति को अपनाने में। अगला देख लेते हैं जिसको है लॉर्ड कैनिंग। देखिए यहाँ पर हम लॉर्ड कैनिंग की बात अगर हम करते हैं तो इसके काल में 1857 की क्रांति हुई थी, जो 1857 की क्रांति जो इतना फेमस है जिसको हम लोग पढ़ते हैं। हालांकि पीटी ऑफ पॉइंट व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके बारे में किसने कहा था, इससे रिलेटेड जो कुछ बुक्स है उसको किसने लिखा था और जो हिंदू मुसलमानों का युद्ध किसने कहा था, किसने इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने कहा था, ये सभी जो है 1857 की क्रांति से रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं जिसको 1857 की क्रांति का एक अलग वीडियो में हम लोग इसको देख लेंगे। अभी केवल इतना ध्यान देखेंगे कि 1857 की क्रांति जो हुआ था वो ये लॉर्ड कैनिंग के समय हुई थी। देखिए 1859 में कैनिंग के काल में ही यूरोपीय सिपाही विद्रोह को श्वेत विद्रोह कहा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। 1860 में इसी के काल में बंगाल में नील विद्रोह भी हुआ था, जिसको आप देखते हैं कि नील विद्रोह बार बार क्वेश्चंस पूछा जाता है, उसमें नील विद्रोह जो हुआ तो 1860 के समय हुई थी। 1858 का इंडियन पैनल कोड भी हुआ था। 1859 में इंडियन क्रिमिनल कोड लागू हुआ था, यानी 58-59 जो 1858-1859 जो है इंडियन पैनल कोड, इंडियन क्रिमिनल कोड, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे जाती हैं, वो लॉर्ड कैनिंग के समय ही लागू हुई थी। 1861 में मतलब हाई कोर्ट जो है वो बिल लाया गया था 1861 में। 1859 में ही कैनिंग के काल में कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में यूनिवर्सिटी की स्थापना किया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में यूनिवर्सिटी की स्थापना जो वो किसके समय में किया गया और कब किया गया, ये लॉर्ड कैनिंग के समय में 1859 में किया गया। लॉर्ड कैनिंग के काल में केंद्र तथा प्रांतीय स्तर पर विधान परिषद की स्थापना भी किया गया था, ये लॉर्ड कैनिंग के समय में। कैनिंग के काल में ही 1858 का एक्ट पारित हुआ था जिसके तहत उसे भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। तो लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय माने जाते हैं। देखिए 1868 के तहत ही गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया जाता है और कैनिंग मतलब कि कैनिंग जो भारत का प्रथम वायसराय बन जाते हैं। तो लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया
और 1858 के एक्ट के तहत हैं, और वो अंतिम गवर्नर जनरल थे। इन चीज़ों को आप ध्यान से देखेंगे, इसके हर एक फैक्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, हालांकि यहाँ पर कुछ ऐसे गवर्नर जैसे कि लॉर्ड एल्गिन की बात अगर हम करते हैं तो 1862 1863 तक इनका जो है टाइम पीरियड है। इनको सिर्फ इतना सा याद रख लेंगे, इससे मतलब कि रिलेटेड कोई ज़्यादा उतना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नहीं है। देखिए, चार्ल्स अगर हम मतलब कि जो है इसका जो है डेनिसान की बात करते हैं तो ये 63 से 64 में 1863 से लेकर 1864 के बीच थे। इनका 1 साल का कार्यकाल है। इसके बीच में भी हम नहीं देखते हैं कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। देखिए, अगला जो है यहाँ पर हम देखते हैं जो सर जॉन्स लॉरेंस है, इसका 64 से लेकर 1864 से लेकर 69 तक का काल है। सर मतलब जॉन्स लॉरेंस ने ही पॉलिसी ऑफ मास्टरली इन एक्टिविटी जो है इनकी शुरुआत की। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, पॉलिसी ऑफ मास्टरली इन एक्टिविटी की शुरुआत किस जो है वायसराय के समय किया गया था। इस नीति के तहत वो अफगानिस्तान में औहसिब की नीति को प्रोत्साहन भी दिया था। देखिए, 1865 में जो भूटान के साथ जो है वो युद्ध हुआ था 1865 में, आप यहाँ देख सकते हैं। 1868 में पंजाब टेनेंसी एक्ट लागू हुआ था। इनके बारे में बाद में बात करेंगे। पंजाब टेनेंसी एक्ट क्या था, जैसे वो ज़मीन से रिलेटेड जो है उसमें ज़मींदारों को और किसानों के साथ क्या कॉम्बिनेशन हुई थी, यहाँ पर हम देख लेंगे पंजाब टेनेंसी एक्ट क्या था। इसी के तहत जो है महाजन या साहूकारों के द्वारा कृषकों की भूमि में बेदखली रोकने संबंधित कानून बनाया गया था। हालांकि इसमें जो है हम पहले से भी जानते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट के आने से पहले भी और ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय भी हम देखते हैं तो ज़मींदार जो कुछ ज़्यादा ही इसके साथ जो किसानों के साथ अन्याय क्या करते थे। तो वहाँ पर देखते जो महाजन होते थे, साहूकार होते थे, ये कृषकों की भूमि हड़प लेते थे, उसे ज़मीन से बेदखल कर देते थे। तो उनसे बेदखली को रोकने संबंधित जो भी प्रावधान किया गया था वो 1868 में पंजाब टेनेंसी एक्ट के तहत किया गया था। और ये सभी जिस वायसराय के कार्यकाल में हुआ वो थे सर जॉन्स लॉरेंस का। तो आप इसे ध्यान से देखेंगे। देखिए, अगला जो है वो लॉर्ड मेयो है। देखिए, लॉर्ड मेयो के का इसका जो है टाइम पीरियड माना जाता है 1869 से लेकर 72 तक। लॉर्ड मेयो के काल में ही वित्त का विकेंद्रीकरण किया गया और पहली बार प्रांतीय स्तर पर वित्त का प्रावधान किया गया। जैसे हम देखते हैं जो फाइनेंशियल जो भी मैटर होता था इसका अगर इसका डिसेंट्रलाइजेशन किया गया वो किया गया। जैसे पहले क्या होता था, केवल सेंट्रल लेवल पर ये बहुत मतलब सेंट्रल लेवल पर इनका प्रोविज़न था। लेकिन जब लॉर्ड मेयो आए तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो ये प्रोविंस है, जो प्रांत स्तर पे जो है फाइनेंशियल मैटर को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए। तो कहने का मतलब है कि जो फाइनेंशियल मैटर था इनका जो डिसेंट्रलाइज किया गया यानी कि विकेंद्रीकरण जो किया गया है वो लॉर्ड मेयो के समय किया गया था। मेयो के काल में ही भारत में पहली बार जनगणना किया गया, ये तो हम लोग जानते हैं। लॉर्ड मेयो के काल में ही भारत में पहली बार जनगणना कराया गया था। इनको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। देखिए, मेयो के काल में ही राजकोट कॉलेज काठियावाड़ भुरजा में तथा मेयो कॉलेज अजमेर राजस्थान स्थापित किया गया। हालांकि राजस्थान से रिलेटेड अगर जब भी कोई पेपर होता है वहाँ पर जो है ये पूछे जाते हैं। मेयो के काल में ही जैसे मेयो कॉलेज अजमेर हो गया, राजकोट कॉलेज काठियावाड़ हो गया, इनकी जो स्थापना किया गया था वो लॉर्ड मेयो के काल में ही किया गया था। इन दोनों कॉलेज की स्थापना का उद्देश्य था भारतीय राजाओं और रजवाड़ों को उनके उत्तराधिकारी को उच्च शिक्षा तथा जो है राजनीतिक प्रशिक्षण प्रदान करना, ये इनका मेन मोटो था। देखिए, मेयो की हत्या अंडमान निकोबार यानी पोर्ट ब्लेयर तथा द्वीप समूह में कोई एक ऐसा अफगान कर दिया था। तो अफगान के द्वारा जो हत्या हुआ था वो अगर वायसराय की बात अगर हम करते हैं तो वो लॉर्ड मेयो था। मेयो ने ही मिले जुले रेजिमेंट का भी गठन किया था, ये इंपॉर्टेंट है। हालांकि इनका जो है हम कभी मॉडर्न हिस्ट्री वाले जो टॉपिक जब पढ़ाएंगे तो उसमें हम देख लेंगे कि ये जो एक अफगान ने मारा था इसके क्या कंडीशंस थे, कहाँ पर मारा था, इसके बारे में हम लोग एक ठीक से पढ़ लेंगे। लॉर्ड मेयो के काल में केंद्र सांख्यिकी मतलब कि जो केंद्र सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग जो है इसकी स्थापना किया गया था लॉर्ड मेयो के काल में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका बनता है। 1872 में ही मेयो के काल में पंजाब में कुका विद्रोह हुआ था जिसके नेता राम सिंह कुका थे। हम यहाँ पर देखते हैं ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट पर जाता है आपका वो। उसके बाद जनगणना के बारे में हम देखते हैं, इनकी हत्या जो है वो एक अफगान ने किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं मिले जुले रेजिमेंट का गठन जो है लॉर्ड मेयो के समय ही किया था। और केंद्र सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग का जो है स्थापना किया गया था वो लॉर्ड मेयो के समय किया गया था।
तो आप देखेंगे जो नेक्स्ट है, वो नेक्स्ट में हम देखते हैं लॉर्ड नॉर्थ क्रूक। देखिए ये 1872 से लेकर 76 तक इनका टाइम पीरियड माना जाता है। इसके काल में 1874 में बिहार में अकाल पड़ा था। जब हम उसमें देखते हैं कि बहुत सारे जो है वो लोगों की मृत्यु हुई थी। इसके काल में 1874 में बिहार में अकाल पड़ा था और 1875 में इसने बड़ौदा के गायकवाड़ को पद से हटा दिया था। 1875 में प्रिंस ऑफ वेल्स ने भारत की यात्रा की थी। तो प्रिंस ऑफ वेल्स ने 1875 में भारत की यात्रा की। उस समय भारत के गवर्नर कौन थे, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं वो लॉर्ड नॉर्थ क्रूक थे। तो अफगान मामले में मध्य भिन्नता होने पर नॉर्थ क्रूक ने अपना पद त्याग दिया था। तो अपना पद त्याग गया, तो अफगान मामले के मैटर में किसी प्रकार का वो मतलब कि जो है इंटरफेयर हो गया था, जिसके कारण ये अपना पद त्याग दिया था। तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल आप बिहार में अकाल पड़ा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रिंस ऑफ वेल्स जो है इनके बारे में हम देख सकते हैं। और जो है बड़ौदा के गायकवाड़ को पद से हटाया गया था, वो ये नॉर्थ क्रूक ने ही हटाया था। तो अब इसके कुछ 2-4 फैक्ट्स हैं जिसे आप याद रखेंगे। देखिए अगला जो है, ये अगला इम्पोर्टेंट है, वो है लॉर्ड लीटन। देखिए ये जो है मॉडर्न हिस्ट्री में इनका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस है ये। तो इसका जो हम टाइम पीरियड देखते हैं तो 1876 से लेकर मतलब कि 1880 तक है। यह लॉर्ड लीटन को एक प्रतिक्रियावादी वायसराय माना जाता है। तो लॉर्ड लीटन क्या थे, एक प्रतिक्रियावादी वायसराय थे। इसने 19 वस्तुओं पर से आयात कर हटा दिया गया था। हालांकि जब आयात निर्यात की बात करेंगे, इससे रिलेटेड क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सभी इकोनॉमी वाले एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाले टॉपिक पर हम लोग डिटेल में बात कर लेंगे। मतलब ये 19 वस्तुओं से आयात कर को हटा दिया था। इसका मतलब ये था कि विदेशों से कोई भी चीज़ या बाहर से, जैसे पड़ोसी राज्यों पड़ोसी देशों से जो भी चीज़ें मंगाई जाती थी, उसमें से वो आसानी से भारत में आ सके और लोगों को फ़ायदे मिल सके। इन सब चीज़ों में देखते हैं कि 19 वस्तुओं पर से आयात कर हटा दिया था। ये लॉर्ड लीटन ने किया था। इस मतलब इन वस्तुओं में चीनी, कपड़ा, स्थूल तथा लट्ठा जैसे ऐसे बहुत सारी वस्तुएं शामिल थे। परिषद के विरोध से बचने के लिए उसने विशेषाधिकार का प्रयोग किया था। लॉर्ड लीटन ने नमक की अंतर्राष्ट्रीय तस्करी पर भी रोक लगा दिया था। जो होता था कि विदेशों में भारत से नमक को ज़्यादा जो है ले जाकर बेचा जाता था, तस्करी होती थी, इस पर भी उन्होंने रोक लगा दिया था। आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए लॉर्ड लीटन ने सभी प्रांतों में नमक के दर को एक समान कर दिया था। जैसे कि होता था नहीं, जिस राज्यों में ज़्यादा होते थे वहाँ पर इसका कम है, जिस राज्यों में नमक कम होते थे वहाँ पर इन पर टैक्सेस ज़्यादा लग जाते थे। तो इस तरह का जो बात होता था, तो लॉर्ड लीटन ने क्या किया, उन सबको क्या कर दिया, एक समान की सभी राज्यों में नमक की जो दर है उन पर फिक्स कर दिया था। 1876 में लॉर्ड लीटन ने राज की उपाधि पारित किया तथा इसके तहत महारानी विक्टोरिया को कैसरिया हिंद की उपाधि प्रदान किया गया। तो कैसरिया हिंद की उपाधि जो प्रदान किया था महारानी जो है विक्टोरिया को, वो 1876 में लॉर्ड लीटन के समय ही। 1 जनवरी 1877 की बात जो है, मतलब ईस्वी को दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। इस समय भारत में अकाल आया हुआ था। हालांकि इसके तहत जो है लॉर्ड लीटन की बहुत सारी जो ट्रोलिंग भी होती हैं उस समय होती थी कि मतलब कि जो भारत में इतना अकाल पड़ा हुआ है फिर भी ये दिल्ली दरबार का आयोजन कर रहे हैं, इतना ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। तो ये सभी जितने भी आंदोलनकारी थे भारतीय, उन सबको ये बात बहुत खटकने लगा था कि नहीं, इस तरह की जो इनकी एक्टिविटी है वो बहुत गलत है। ये जो है अपने मतलब इस तरह की डिटेल की बातें हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, जब हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में टॉपिक वाइज, वहाँ पर देखेंगे। इसके बाद मतलब कि जो इसके बाद भी दिल्ली दरबार का मतलब आयोजन किया गया, बहुत बर्बाद किया गया। 1878 में लीटर ने सर जॉन स्ट्रेसी की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया था। आप ध्यान देंगे, ये जो अकाल आयोग का गठन किया गया था जॉन स्ट्रेसी की अध्यक्षता में जो किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान देखिए, इसके अध्यक्ष का नाम पूछा जाएगा, ये इसका कब किया, 1878 में किया गया था। और अकाल आयोग का गठन, ये इससे सभी पॉइंट इसके इंपॉर्टेंट हैं। इसने दक्कन में कृषक अधिनियम पारित किया था। दक्कन में कृषक अधिनियम पारित करने वाले जो है वायसराय कौन थे, ये लॉर्ड लीटन थे। इस अधिनियम के तहत ही दक्कन या महाराष्ट्र में किसानों के हितों की सुरक्षा का भी प्रावधान किया गया था। लॉर्ड लीटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया था। इसके तहत देशी समाचार पत्र अधिनियम भी कहते हैं। मतलब कि जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे जाती है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित जो है वो किसके समय हुआ, तो लॉर्ड लीटन के समय में। तो देखिए इस अधिनियम के तहत भारतीय समाचार पत्र पर रोक लगा दिया गया था। हालांकि देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, जैसे देशी समाचार पत्र होते थे, इसमें अगर किसी प्रकार का विवाद होता था या किसी तरह की ब्रिटिश के अगेंस्ट में कोई बातें अगर लिखी जाती थी तो इस पर सेंसर लगा दिया जाता था, इसको बंद कर दिया जाता था। तो लॉर्ड लीटन को यहाँ पर इन चीज़ों के बारे में देखा जाता है कि वो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया था, जिससे देशी समाचार पत्र को बंद करने का एक अधिनियम भी माना गया है। लॉर्ड लीटन के आर्म्स एक्ट या सशस्त्र अधिनियम पारित किया, जिसके तहत भारतीयों का शस्त्र रखने के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया। तो ये आर्म्स एक्ट, सशस्त्र अधिनियम जो ये पारित किया, ये लागू किया था
था वो लॉर्ड लीटन ने। लॉर्ड लीटन ने वैधानिक जनपद सेवा यानी TCS में परीक्षा देने के लिए भारतीयों की उम्र सीमा 21 वर्ष से कम कर 19 वर्ष कर दिया गया। ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आप इसे ध्यान देंगे कि जो है वैधानिक जनपद सेवा जो है उसमें जो उम्र होता था वो 21 वर्ष होता था, लेकिन लॉर्ड लीटन ने उसको घटाकर 19 वर्ष कर दिया था, ताकि भारतीय जो एलिट थे वो भारतीय एलिट उसमें अपना स्थान नहीं ऑब्टेन कर सके और इसके कारण वो बाहर निकल जाए। तो इस तरह के कुछ ब्रिटिश की जो कुछ पॉलिसी थी इसके बारे में हम लोग बाद में डिटेल करेंगे। केवल यहाँ ध्यान देंगे कि वैधानिक जनपद सेवा में जो उम्र घटाकर 21 वर्ष से 19 वर्ष किया था वो लॉर्ड लीटन के समय किया गया था। देखिए अगला अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर लॉर्ड रिपन, देखिए लीटन लागू किया था प्रेस को और रिटन मतलब कि जो रिपन उसको हटाया था, ऐसे भी हम लोग याद करते हैं। देखिए रिपन जो एक उदारवादी वायसराय के रूप में इनको जाना जाता है। इसे वायसराय में पॉपुलर के नाम से भी जाना जाता है, यानी इसको मतलब वायसराय ऑफ पॉपुलर के नाम से भी जाना जाता है। 1881 में रिपन ने फैक्ट्री रूल लागू किया था। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर बार पूछे जाता है, ये फैक्ट्री। तो 1881 में रिपन ने जो है फैक्ट्री रूल लागू किया था। ये फैक्ट्री रूल वैसे फैक्ट्री के लिए था जिसमें मजदूरों की संख्या 100 या 100 से अधिक होती थी। आप ध्यान देंगे इस अधिनियम के तहत रिपन ने 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम करने पर रोक लगा दिया गया था। हालांकि बाद में पहले जो है बच्चों से कुछ ज़्यादा ही काम लिया जाता था और छोटे छोटे बच्चों की जो शारीरिक रूप से वो जो अक्षम होते थे कार्य करने में, उनको एक मतलब कि जो है इस तरह से हजारटस वाले काम में उसे लगाया जाता था। तो ये लॉर्ड रिपन ने उसको जो 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जो है वो फैक्ट्री में काम करने पर रोक लगा दिया गया था। ये रोक लगाया गया था 1881 में जो रिपन ने फैक्ट्री रूल लागू किया था उनके तहत। 7 वर्ष से लेकर 12 वर्ष की आयु के बालकों को काम के घंटे बांट दिए थे कि उसे कितना घंटा काम करने हैं। खतरनाक मशीनों के आसपास 12 लगा दिया गया था। हालांकि 12 कर दिया गया था, उसमें जो है मान लेके जो है उसको बाउंड्री लगा दिया था ताकि कोई उसमें फंसे नहीं और किसी तरह की कोई मानवीय घटना न हो वहाँ पर। रिपन के काल में पहली बार भारत में व्यवस्थित जनगणना कराया गया। ये आप ध्यान देंगे व्यवस्थित जनगणना, हालांकि मियों के समय में जो प्रथम बार जनगणना कराया गया, लेकिन अगर सिस्टमेटिकली और वेल प्लान्ड अगर हम सेंसस की बात अगर हम करते हैं तो वो लॉर्ड रिपन के समय की बात करते हैं। इसी समय भारत की जिसमें ये जो है मतलब कि सिस्टमेटिकली जो सेंसस किया गया था वो रिपन के समय किया गया था। इस समय भारत की जनसंख्या जो थी 25 करोड़ 40 लाख थे, ठीक है। तो इसे आप ध्यान देंगे, ये सब कुछ फैक्ट है। रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। देखिए वहाँ लीटन लागू किया था और रिपन उसे रिमूव कर दिया। उसके स्थान पर डाकघरों को यह अधिकार दे दिया है कि वे राजद्रोही जैसे लेखों को सेंसर करें। यानी अब ये जो पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस को ये परमिशन दे दिया गया, अगर किसी तरह का अगर वो राजद्रोह की बात करते हैं तो उन की लेख लिखे जाते हैं पेपरों में तो उसे वो सेंसर कर सकते हैं। लॉर्ड रिपन के काल में ही एल्बर्ट मतलब कि जो एल्बर्ट बिल पास हुआ था जिसमें पर्याप्त जो संस्करण के बाद ही पारित हो सका। जैसे एल्बर्ट बिल के बारे में भी हम लोग बाद में बात करेंगे कि जैसे मान लीजिए कि जो कोई भी ब्रिटिश अगर कोई क्राइम करता है तो उनका जो है न्याय निर्णय वो ब्रिटिश जज ही करेगा। इस तरह का प्रावधान तो भारतीय जज उसमें किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से एल्बर्ट बिल जो था ये एल्बर्ट बिल ये था, तो इसके बारे में हम लोग बाद में भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर केवल ये देखेंगे एल्बर्ट बिल जो पास हुआ था वो लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। देखिए अगला जो है वो लॉर्ड डफरिन की बात करेंगे। देखिए लॉर्ड डफरिन जो थे, लॉर्ड डफरिन के काल में अफगान सीमा का निर्धारण किया गया। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, अफगान सीमा का जो है वो लॉर्ड डफरिन के समय ही अफगान सीमा का निर्धारण किया गया। 1885 में A.O. ह्यूम की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। ये आप जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो हमारे मॉडर्न हिस्ट्री का तो एक पे रीढ़ की हड्डी ही जैसा हम लोग समझते हैं। तो 1885 में इससे संबंधित बहुत सारे जो है वो फैक्ट है, बहुत सारे मेंस के क्वेश्चंस हैं और इससे रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो A.O. ह्यूम की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वो लॉर्ड डफरिन के समय हुई थी। 1885 में ही बंगाल लैंड टेनेंसी एक्ट पारित हुआ था। देखिए 1888 मतलब कि 1888 में लॉर्ड डफरिन ने ऐसी घोषणा किया कि कांग्रेस ने भारत में अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। ध्यान दीजिए ये स्टेटमेंट जो है कि भारत मतलब जो कांग्रेस है भारत में वो के माइनॉरिटी का जो रिप्रेजेंटेटिव है इनके बारे में जो लॉर्ड डफरिन ने ही अपना ये स्टेटमेंट दिया था। तो ये इंपॉर्टेंट, आप इसे ध्यान रखेंगे।
देखिए अगला अगर हम देखते हैं तो वो है लॉर्ड लैंसडाउन। इसका जो टाइम पीरियड है 1888 से लेकर 1894 तक माना जाता है। लॉर्ड लैंसडाउन के काल में भारत और अफगानिस्तान के बीच में ड्यूरेंट रेखा खींची गई। इसे आप ध्यान देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट लाइन है ये। ड्यूरेंट रेखा जो है वो लॉर्ड लैंसडाउन के समय भारत और अफगानिस्तान के बीच में खींचा गया। 1891 में इसी के काल में जैसे एज ऑफ कंसेंट बिल पारित किया गया। इसके तहत 12 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं के विवाह पर रोक लगा दिया गया। तो ये अपडेट याद रखें, इंपॉर्टेंट है। लैंसडाउन के समय ही क्या हुआ था, एज ऑफ कंसेंट बिल पारित किया गया था और इसके तहत 12 वर्ष से कम उम्र की जो कन्याएं पर रोक लगा दिया गया था। 1892 में भारत परिषद अधिनियम या इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ था 1892 में। इस अधिनियम के तहत भारतीयों को काउंसिल में प्रवेश करने का अधिकार दे दिया था। जैसे हम लोग जानते हैं कि काउंसिल में हमेशा ब्रिटिश सरकार ये चाहते थे काउंसिल में जो है वो भारतीयों को शामिल कर ले और भारतीयों को शामिल करके उनको कुछ अधिकार दें और बाकी अधिकार जो है गवर्नर जनरल और वायसराय के पास रख दिया जाता था वीटो पावर के तौर पर। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि कुछ बहुत सारे तो उनको काउंसिल में प्रवेश करने का जो अधिकार दिया वो 1892 के ये भारत परिषद अधिनियम के तहत, इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत ही उनको दिया गया। बाल गंगाधर तिलक हो गया, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता जैसे कुछ नेताएं काउंसिल में अपनी सदस्यता इन्हीं के तहत उनको मिली। अगला है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। देखिए लॉर्ड एल्गिन द्वितीय है, इनका जो है टाइम पीरियड की बात अगर हम करते हैं तो 1894 से लेकर 99 के बीच में। इसी के काल में राजस्थान में अकाल पड़ा था। इसने एक अकाल आयोग का गठन किया था जिसके अध्यक्ष जो थे वो जॉर्ज लॉयल थे, ध्यान देंगे आप, ठीक है। तो वहाँ पर जॉर्ज लॉयल थे, ये जॉर्ज लॉयल जो वो एक अकाल आयोग का जो अध्यक्ष थे, इनके गठन जो है वो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने किया था। इनका टाइम पे जो है वो 1894 से लेकर 99 तक है। इसी के काल में 1894 में 1894 में बॉम्बे यानी पूना प्रांत में प्लेग आया था। यानी प्लेग जो एक डिजीज़ होता है, जो बीमारी होता है एक तरह का, वो समझ सकते हैं एक वो पैंडेमिक है। तो इसी के काल में रेड्स और आयर्स की हत्या के आरोपी जो चापेकर बंधु को फांसी की सज़ा दिया गया था। और ये चापेकर बंधु थे बालकृष्ण चापेकर और दामोदर चापेकर, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चापेकर बंधुओं को जो है वो फांसी की सज़ा जो है वो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के समय दिया गया था। देखिए चापेकर बंधुओं में हम देखते हैं कि जैसे बालकृष्ण चापेकर और दामोदर चापेकर थे। देखिए आयर्स प्लेग आयोग के कमिश्नर भी थे। देखिए अगला हम देखते हैं लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का जो टाइम काल है वो 1899 से लेकर 1905 तक माना जाता है। देखिए लॉर्ड जो कर्जन थे ये इनका भी एक अलग ही रोल है मॉडर्न हिस्ट्री में। जब ब्रिटिश वायसराय की बात जब करते हैं उनके बीच में इनका एक अलग पोजीशन है। जैसे देखिए इसी के काल में 1902 का जो है पुलिस आयोग का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष फेजरर थे। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट जो है लाइन है, यहाँ पर क्या होता है वो पुलिस आयोग का गठन जो है वो किया गया था, लॉर्ड कर्जन ने किया था 1902 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, वो फेजरर थे, इसे ध्यान देंगे आप। 1902 में थॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय की स्थापना की, यानी विश्वविद्यालय जो कमीशन बनाया गया था वो थॉमस रेले की अध्यक्षता में वो लॉर्ड कर्जन के समय में 1902 में किया गया था। देखिए इसी आयोग की सिफारिश पर 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। आप ध्यान देंगे ये फैक्ट है कि 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया 1904 में। इस अधिनियम के तहत ही विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण को बढ़ा दिया गया। आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि ये होता है इसी आयोग की सिफारिश पर 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के तहत विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया गया। 1903 में कर्जन ने प्राचीन जो है संरक्षण अधिनियम, यानी जो एंशियंट टाइम के जो भी मॉन्यूमेंट्स थे इन सभी को जो संरक्षण करने की, जो कंजर्व करने की जो एक अधिनियम था उनको लॉर्ड कर्जन ने ही 1903 में पारित किया था। आप यहाँ पर देखेंगे ये सभी फैक्टों से ध्यान देखें। कर्जन एक सिंचाई आयोग का गठन किया था जिसके अध्यक्ष हैं सर कॉलिन स्क्रोन, इसको मैनक्रिप्ट कहते हैं, याद रखिए। तो सर कॉलिन स्कोर मैनक्रिप्ट जो थे इनके अध्यक्षता में एक जो है कर्जन ने एक सिंचाई आयोग का गठन किया था। और कर्जन ने एक अकाल आयोग का गठन किया जिसके अध्यक्ष जो एंटोनी मैकडोनाल्ड थे, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे, एंटोनी मैकडोनाल्ड। ये जो है एक अकाल, देखिए ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्त, इसे आप एक बार माइंड सेटअप कर लेंगे और इसे ध्यान में रखेंगे। कर्जन ने कलकत्ता नगर निगम में भारतीय सदस्यों की संख्या को कम कर दिया और ब्रिटिश सदस्यों की संख्या को बढ़ाया था। ये बढ़ाने का और घटाने का जो काम है, यानी कलकत्ता नगर निगम में भारतीय सदस्यों की संख्या को
कम कर दिया था और ब्रिटिश सदस्यों की संख्या को ये बढ़ा दिया था। ये कर्जन के समय भी थे। कर्जन ने भारतीय राजाओं के साथ संरक्षण की नीति का पालन किया और इसके यूरोप की यात्रा पर क्या कर दिया था, रोक लगा दिया गया था। कर्जन के समय में ही 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया, जो हम लोग देखते हैं स्वदेशी आंदोलन, बंगाल का विभाजन, ये सभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है उसके अंदर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो बंगाल का जो विभाजन किया गया था वो 1905 में कर्जन के समय किया था। कर्जन के काल में ही तत्कालीन सेनाध्यक्ष लॉर्ड किचनर थे। ध्यान देंगे, जो कर्जन के समय तत्कालीन जो सेनाध्यक्ष थे वो कौन थे, लॉर्ड किचनर थे। एक सैनिक अधिकारी के प्रश्न पर जो कर्जन का किचनर के साथ किसी प्रकार का मैटर विवाद हो गया था, जिसके कारण जो है लॉर्ड कर्जन ने अपना इस्तीफा दे दिया यहाँ पर। तो लॉर्ड ये जो है किचनर थे वो एक जो है तत्कालीन सेनाध्यक्ष थे, इनको ध्यान देंगे। इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स है वो सारे पॉइंट्स जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसे ध्यान से आप देखेंगे। देखिए अगला अगर हम इसकी बात करते हैं तो वो लॉर्ड मिंटो द्वितीय है। 1905 से लेकर 1910 तक इनके इस वायसराय का कार्यकाल माना जाता है। इसी के समय में 1905 में बंग भंग आंदोलन हुआ था। जैसे बंगाल विभाजन, बंग भंग आंदोलन, ये सभी जो हम लोग देखेंगे तो बंगाल विभाजन उसके समय में हुआ था, कर्जन के समय में, लेकिन बंग भंग आंदोलन जो हुआ था इसके बाद शुरू होता था 1905 में। 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। इसकी हम लोग पढ़ लेंगे कि जो सलीमुल्लाह थे बंगाल जो है बांग्लादेश में ढाका में हुआ था, इसके क्या टर्म एंड कंडीशन से, ये सारी चीज़ें हम लोग देखिए। 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किया, इतना आप ध्यान देंगे। वो लॉर्ड मिंटो के समय, यहाँ सिर्फ हम लोग वायसराय को देख लेंगे कि इस वायसराय के समय क्या हुआ था, फिर इनको डिटेल में जब हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री तो उसके अंदर हम इनको देख लेंगे। 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ, जिसमें आप जानते हैं कि जो वो नरम दल और गरम दल के बीच में जो विवाद हुआ था, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1907 में कांग्रेस का जो है सूरत अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन में कांग्रेस का दो दलों में विभाजन हुआ, नरम दल और गरम दल। इसमें मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में जो है ये विवाद हो गया था और ये दोनों सेपरेट हो गए। इसे सूरत विभाजन भी कहा जाता है। मिंटो द्वितीय ने न्यूज़पेपर एक्ट पारित किया था। 1909 में मर्ले मिंटो सुधार लाया गया, जिसके तहत पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन लाया गया। हालांकि 1909 में जो मार्ले मिंटो सुधार आया, इनको भी हम लोग एक अधिनियम को अच्छे ढंग से पढ़ लेंगे, क्योंकि इसमें देखेंगे कि जो मुस्लिम थे उनको जो है जो निर्वाचन का अधिकार दी, पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया। ये भी कहीं ना कहीं आगे जाकर पाकिस्तान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इनको हम लोग पीटी और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक डिटेल में हम लोग देखेंगे। देखिए अगला अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं वो है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। देखिए 1910 से लेकर 1916 तक इनका टाइम पीरियड माना जाता है। इसके काल में 1911 में दिल्ली में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार को आप ध्यान देंगे, दिल्ली दरबार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। उस समय ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम और उसकी महारानी मेरी जो थे उसको भारत बुलाकर उसको सम्मानित किया गया। ये दोनों का नाम याद रखेंगे, लॉर्ड जो जॉर्ज पंचम थे और महारानी मेरी जो थी इनके। देखिए 1911 में ईस्वी में भाषाई आधार पर बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया था। मतलब इसमें जो है बिहार तथा उड़ीसा को दोनों को बंगाल से अलग कर दिया था। वो भी किस बेसिस पर, अगर हम देखते हैं तो भाषाई आधार पर। वैसे भी हम लोग जानते हैं कि जो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में होती है, वहाँ पर भी हम लोग देखते हैं जो लिंग्विस्टिक बेसिस पर देखते हैं वो जो राज्यों का जो विभाजन किया जाता है वो उसको हम लोग देखते हैं। दिल्ली दरबार में दो घोषणाएं किया गया था। जो दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था 1911 में, वहाँ देखते पहला घोषणा किया गया था बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया जाए। दूसरा देखते भारत की राजधानी कलकत्ता से हटाकर दिल्ली उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो ये हम देखते उसके उस समय जो है वो भारत की राजधानी कलकत्ता हुआ करता था। तो 23 दिसंबर 1912 को भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। देखिए ये वाला फैक्ट जो आप बहुत ध्यान से देखेंगे, ये 23 दिसंबर 1912 जो है ये भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिया गया था। इसी स्थानांतरण के दिन ही लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड पर जो है वो बम फेंका गया था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर जो है बम फेंका गया था। इस बम कांड को अवध बिहारी हो गया, बाल मुकुंद रास बिहारी बोस ने अंजाम दिया था। 1915 में गांधी जी अफ्रीका से वापस आए थे। ये भी लॉर्ड हार्डिंग का ही काल था, जिसके कारण हम लोग अप्रवासी भारतीय दिवस जो मनाते हैं हर बार, इनको हम लोग देख लेंगे। 1915 में गांधी जी अफ्रीका से वापस आए थे। जब गांधी पीरियड हम लोग देखेंगे तो वहाँ पर हम इन चीज़ों को डिटेल में देख लेंगे कि अफ्रीका से वापस आए थे, क्या क्या उनके प्रोविज़न थे, कहाँ घूमे थे, ये सभी चीज़ों को केवल इतना याद रखेंगे 1915 में गांधी जी अफ्रीका से वापस आए थे और वो समय क्या था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का शासनकाल था।
देखिए अगला है लॉर्ड चैम्सफोर्ड। इसका जो है टाइम पीरियड की बात अगर करते हैं तो 1916 से लेकर 1921 तक के बीच में। देखिए 1916 में तिलक और एनी बेसेंट ने चैम्सफोर्ड के काल में ही जो होम रूल आंदोलन या स्वशासन आंदोलन चलाया था। देखिए हालांकि जब हम एनी बेसेंट और तिलक की बात अगर हम इसमें करते हैं होम रूल आंदोलन के बारे में, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है कि इसके बारे में हम लोग देख लेंगे कि जैसे मान लीजिए कि जो तिलक ने, इसका एरिया कौन सा था, एनी बेसेंट जो है वो क्या किए थे। फिर इन दोनों के जो होम रूल के आंदोलन के द्वारा ही जो किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी, किसान सभा जो अवध में किया गया था, अवध में उनकी जो स्थापना हुई थी, इनको हम लोग देख लेंगे। और तिलक का एरिया कौन कौन सा था, एनी बेसेंट कौन से थे, इन दोनों के बीच में कभी जो विवाद होता था वो क्या था, ये सभी देख लेंगे। केवल आप यहाँ ध्यान देंगे कि जो 1916 में तिलक और एनी बेसेंट ने चैम्सफोर्ड के काल में ही होम रूल आंदोलन चलाया था, इसे आप ध्यान देंगे। हालांकि उतना अभी डिटेल करेंगे तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर केवल वायसराय और जो है जो गवर्नर जनरल है उनके केवल टाइम पीरियड को पढ़ते जाते हैं। उसके अंदर उसके जो टाइम पीरियड के अंदर हुई एक्टिविटीज़ जो है, बहुत जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, कोई वर्क है, उन चीज़ों को हम लोग केवल माइंड सेट करते चले जाते हैं। तो आप यहाँ पर देंगे जो होम रूल आंदोलन है वो या स्वशासन आंदोलन जो है वो तिलक और एनी बेसेंट ने चलाया था 1916 से। सबसे पहले तिलक ने स्वशासन आंदोलन चलाया था। इसी के काल में 1916 में शिमला में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एक शिमला समझौता हुआ था। कांग्रेस और मुस्लिम के बीच में 1916 में कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन का मसौदा भी मान लिया था। यानी कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए जो पृथक निर्वाचन की बात जो हम लोग देखते हैं 1909 की बात है, तो 1916 में जो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन का मसौदा भी को भी मान लिया गया था। 1916 में कांग्रेस ने मतलब कि जो है दोनों दलों में विभाजन समाप्त हो गया और नरम दल और गरम दल दोनों मिलकर क्या हो गए थे, एक हो गया था। इसी के काल में 1916 में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग का लखनऊ में एक सम्मेलन हुआ था। 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम पारित कर दिया गया। यानी 20 अगस्त 1917 को जो है मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम, इसका डेट भी कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो ये आप यहाँ याद रखेंगे। इस अधिनियम के तहत सिखों, ईसाइयों और एंग्लो इंडियन को पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया। आप इसे ध्यान देंगे, 3 कम्युनिटी ऐसे हैं जिसको ये दिया गया था, सिख हैं, ईसाई और एंग्लो इंडियन थे। सिख, ईसाई और एंग्लो इंडियन, एक नॉर्थ फ्रंटियर वाले थे सिख, एक ब्रिटिश थे जो मतलब कि जो है वो थे ईसाई, तीसरा था एंग्लो इंडियन। देखिए 1916 में ही डी.के. कर्वे ने पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया। हालांकि ये डी.के. कर्वे की बात अगर करते जिसमें सोशल और रिलीजियस मूवमेंट अगर हम इंडिया में पढ़ेंगे उसमें हम देख लेंगे कि डी.के. कर्वे के द्वारा जो है कौन कौन से एक्टिविटी किए गए थे। तो डी.के. कर्वे ने पूना में महिला के उत्थान के लिए और महिलाओं के बीच शिक्षा का प्रसार करने के लिए डी.के. कर्वे ने 1916 में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। अगला अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर उनको देखते हैं लॉर्ड रीडिंग की बात। ये 1921 से लेकर 1926 तक का टाइम काल माना जाता है इसे। तो देखिए 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी हत्याकांड हुई। तो आप जानते हैं इसका डेट भी पूछा जाता है कि किस तारीख को हुई थी, और ये 1922 तो ये इसका है ही एक ईयर के रूप में एक इम्पोर्टेंट। 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था। इसी के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। ये असहयोग आंदोलन आप जानते हैं, चाहे वो बिहार PCS हो, बिहार दरोगा हो या IAS हो, इन सब के एग्ज़ाम की बात अगर करते हैं तो वहाँ पर ये असहयोग आंदोलन एक इम्पोर्टेंट माना जाता है। इसके देख लेते हैं कि क्या क्या ऐसे कारण थे जिसमें भारत मतलब कि इनको वापस क्यों लिया गया, क्या भारत के बाहर यानी कंट्री यार्ड में भी था या शहरों में था, ये सब ढेर सारे ऐसे फैक्ट हैं इनके साथ। असहयोग आंदोलन को हम लोग इसके अंदर देख लेंगे। देखिए वो चौरा चौरी हत्याकांड जो हुआ था ये कौन ऐसी क्या घटना हुई थी, जो चौरा चौरी ऐसा मतलब कि जो कांड हुआ था जिसमें एक SI और 22 कांस्टेबल को जो 21 कांस्टेबल को जो जलाकर मार दिया गया था, ये घटना हुई थी। 1922 में कांग्रेस का गया में अधिवेशन हुआ था। 23 मार्च 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। ये गया अधिवेशन आप ध्यान देंगे। उसके बाद आप देखें 23 मार्च 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। 1924 में ही कांग्रेस ने बेलगांव कर्नाटक अधिवेशन मतलब 1924 में कांग्रेस का जो बेलगांव कर्नाटक में जो एक अधिवेशन हुआ था जिसमें गांधी जी ने प्रथम बार और आखिरी बार इनकी अध्यक्षता आप देख सकते हैं इन्होंने किया था। उसके बाद तो गांधी जी कभी भी कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की। 1925 में लॉर्ड रीडिंग के काल में ही नागपुर के मतलब कि KV हेडगावकर ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किया था, जिसमें
जिसको आरएसएस की बात अभी आप करते हैं, वो जो है केवी हेडगावकर ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किया था 1925 में लॉर्ड रीडिंग के काल में, और नागपुर में लॉर्ड मतलब कि केवी हेडगावकर ने किया था स्वयंसेवक संघ की स्थापना। इसे हर एक लाइन, हर एक मतलब कि जो इसमें पॉइंट वो इम्पोर्टेंट है। देखिए 1925 में कानपुर में जो है सत्यभक्त ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया था। देखिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की बात अगर करते हैं 1925 में कानपुर में सत्यभक्त ने किया था। लॉर्ड रीडिंग के काल में ही स्कीम समिति या मतलब कि सैंड हर्स्ट समिति की स्थापना गठन किया है। सैंड हर्स्ट समिति के गठन की जो उसी समय किया गया था। इस समिति के सिफारिश पर ही सेना के उच्च अधिकारियों में भारतीयों का मतलब भारतीयकरण किया गया। जैसे हम लोग जानते हैं कि जो आर्मी होते थे, जो फौज होते थे, उसमें भारतीयों को जो मतलब कि जो बहुत ही छोटा पद दिया जाता था, उनको सूबेदार से ऊपर तो उसके पहुँचने ही नहीं दिया जाता था। तो उसमें देखते हैं कि भारतीयों में जो उच्च अधिकारी, जो हायर रैंक के जो ऑफिसर होते थे, उसमें जो मतलब कि भारतीयों को जो शामिल किया जाने लगा वो इसी सिफारिश के आधार पर। आप ध्यान देंगे इसका नाम है सेंड है मतलब कि हर्स्ट समिति, या इसको कहते हैं स्कीम समिति के रूप से भी जाना जाता है। आप यहाँ इसको ध्यान से देख सकते हैं, ये वाला जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं सैंड हर्स्ट समिति के बारे में। इस समिति की सिफारिश पर ही किया गया था। करेंसी नोटों के प्रतिवेदन देने के लिए लॉर्ड रीडिंग ने यंग हेल्टन समिति का गठन किया। आप ध्यान देंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यंग मतलब कि जो हेल्टन समिति का गठन जो लॉर्ड रीडिंग ने किया था, किसके लिए? करेंसी नोटों के प्रतिवेदन देने के लिए। लॉर्ड रीडिंग ने ही ली आयोग का गठन भी किया था। देखिए ली आयोग यहाँ पर हो गया, आपको यंग हेल्टन समिति यहाँ हो गया, मतलब कि हैंड हर्स्ट यहाँ कमेटी यहाँ पर हो गया। ली आयोग ने ही लोक सेवा आयोग पर अपना प्रतिवेदन दिया था। आप यहाँ से ध्यान से देख सकते हैं। ये सारे फैक्ट्स जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए अगर हम नेक्स्ट की बात अगर हम करते हैं तो लॉर्ड इरविन की बात करते हैं। इसके समय आप बहुत सारी ऐसी घटनाओं को आप अच्छे ढंग से वाकिफ़ होंगे। देखिए 1926 से लेकर 1931 के बीच की बात अगर हम करते हैं तो लॉर्ड इरविन को जो है ईसाई वायसराय भी कहा जाता है। इसे आप यहीं से ध्यान देना शुरू करेंगे, ईसाई वायसराय भी इसे कहा जाता है लॉर्ड इरविन को। संसद भवन का निर्माण लॉर्ड इरविन के काल में ही हुआ है। देखिए लॉर्ड इरविन के काल में ही दीपा बिल को लाया गया और इसी के तहत यह घोषणा किया गया कि भारत को जो है स्वतंत्र उपनिवेश का दर्जा दिया जाएगा। देखिए ये दीपा बिल जो लाया गया, दीपा बिल ये किससे रिलेटेड था? ये लॉर्ड मतलब कि इरविन जो है के समय ये पारित हुआ था और इसमें यह घोषणा किया गया था कि भारत को स्वतंत्र उपनिवेश का दर्जा दिया जाएगा। 1927 में साइमन कमीशन की घोषणा, आप साइमन कमीशन जानते हैं, साइमन कमीशन, गो बैक, ये सभी आपने सुना ही होगा। उसके बाद देखते हैं कि साइमन कमीशन के अंदर आप देखते हैं कि जितने भी आते हैं वो सारे ब्रिटिश जो है वो ब्रिटिश होते हैं, इंडियन को शामिल नहीं किया जाता है। तो ये 1919 की जो ये हुई थी चेम्सफोर्ड अधिनियम, उनके तहत क्या सुधार हुआ था, उन पर 10 वर्ष की जो रिपोर्ट तैयार करना था। तो हालांकि ये लोग पहले यहाँ गए थे तो उसमें भी भारतीयों को शामिल नहीं किया और उसकी जो मर्जी वो रिपोर्ट बनाए जा रहे थे। तो इन पर उन्होंने देखा कि जब कोई भारतीय शामिल नहीं था तो भारतीयों ने इनका विरोध किया, काला झंडा दिखाया और साइमन गो बैक का नारा लगाया। देखिए 1928 की बात अगर करते, साइमन कमीशन भारत पहुंचा था। 1928 में मोतीलाल नेहरू ने वर्क एंड हेड की चुनौती को स्वीकार करते हुए भारतीयों के लिए संविधान प्रस्तुत मतलब कि जो करने के लिए वो तैयार हो गए थे। इसको नेहरू रिपोर्ट भी कहा जाता है। हालांकि देखिए वर्क एंड हेड से रिलेटेड जो मैटर है हम लोग यहाँ पर देख लेंगे कि वर्क एंड हेड ने किस तरह से जो है मोतीलाल नेहरू को कहा था अगर आप संविधान बना लेते हैं, कुछ ऐसे संविधान जिसको पूरे भारत के लोग अपना स्वीकार कर ले, तो मैं आपके संविधान को स्वीकार करके मतलब आपको स्वतंत्रता दे दूंगा। लेकिन जब इन्होंने अपने तैयार कर लिया तो इन बातों को वो नहीं माने थे, जिसके कारण लाहौर में रावी नदी के तट पर 26 जनवरी 1930 को इन्होंने अपना झंडा फहराया था, जिसके बारे में हम लोग सभी जानते हैं। देखिए 1929 और यहाँ पर जो है वो एक की जगह दो लिखा गया। ये 1929 में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जिसमें पूर्ण स्वराज का जो है वो डिमांड किया गया। इससे ये भी हम लोग जानते हैं पूर्ण स्वराज का जो है वो मांग जो है 1929 में लाहौर अधिवेशन के तहत ही किया गया था। ये जो कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में होता उस समय जवाहरलाल नेहरू ने ही लाहौर में रावी नदी के तट पर 26 जनवरी 1930 को तिरंगा झंडा फहराया था। 5 मार्च 1931 को लॉर्ड इरविन के काल में गांधी इरविन समझौता हुआ था। ये डेट याद आप रखेंगे 5 मार्च। तो लॉर्ड इरविन के काल में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो है वो दमन किया गया था। लॉर्ड इरविन का काल ही था। लॉर्ड इरविन के काल में ही गांधी जी ने वो दांडी मार्च किया था। 1930 में ही पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ये सारे फैक्ट जो है आप इसे दिमाग में फिट कर लेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे अगर आप कर लेते तो पूरा हिस्ट्री को जो है आप एक टाइम पीरियड के हिसाब से बांट सकते किसमें क्या है और कब इसका टाइम था। देखिए अगला अगर हम वायसराय की बात अगर करते तो लॉर्ड वेलिंगटन है 1931 से लेकर 36 के बीच में। इसे प्रतिक्रियावादी वायसराय भी कहा जाता है।
है। जैसे लॉर्ड इरविन को आपने देखा, उसे एक क्रिश्चियन वाइसराय भी माना जाता है। उसी तरह से लॉर्ड वेलिंगटन को एक मतलब की जो प्रतिक्रियावादी वाइसराय माना जाता है। 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ और 1932 में जो है वो तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है। इसी वाइसराय के काल में सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा हुई थी, जिसमें आप जानते हैं भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में जो है मतलब बातचीत हुई थी। इनके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। मतलब यहाँ पर देखिए सांप्रदायिक पंचायत की जो घोषणा हुई थी वो लॉर्ड वेलिंगटन के समय ही हुई थी। 26 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर के बीच में पूना में एक समझौता हुआ था। इन समझौता में हम लोग देख लेंगे कि किस तरह से जो जितना सीट जो है ब्रिटिश सरकार दे रहे थे, उस ब्रिटिश सरकार जितनी सीट मान ली उससे जितने 71 दे रहे थे, इन्होंने 1 फुट मतलब कि उससे ज़्यादा ही सीट जो है इनको अंबेडकर को जो है वो गांधी जी ने प्रोवाइड कर दिए थे। तो ये सब देखते हैं हम, इसके बारे में जब हम लोग देखेंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ केवल इतना ध्यान देंगे, गांधी और अंबेडकर के बीच में पूना समझौता जो हुआ था वो 26 सितंबर 1932 को हुई थी, इसे आप ध्यान रखेंगे। देखिए 1935 का भारत शासन अधिनियम आप जानते हैं कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे 70% जो बातें हैं वो हमारे वर्तमान अभी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें शामिल किया गया है। तो 1965 का जो भारत शासन अधिनियम है इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब 1935 में भारत शासन अधिनियम जो पारित हुआ था वो लॉर्ड वेलिंगटन के समय ही पारित हुआ था। आप केवल वायसराय को अभी ध्यान रखेंगे। देखिए अगले की बात अगर हम करते हैं तो इसका नाम है लॉर्ड लिनलिथगो। देखिए लॉर्ड लिनलिथगो की बात अगर करते हैं तो 1936 से 1943 के बीच इसका टाइम पीरियड माना जाता है। देखिए लॉर्ड लिनलिथगो के काल में ही 1935 के शासन अधिनियम के तहत 1937 में जो है ये चुनाव हुआ था। कांग्रेस ने 7 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई थी। लॉर्ड लिनलिथगो के काल में ही 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था। 16 दिसंबर 1939 को कांग्रेस ने सभी प्रांतों से त्यागपत्र दे दिया था। कांग्रेस के त्यागपत्र देने के उपलक्ष्य में मुस्लिम लीग और अंबेडकर दोनों ने मुक्ति दिवस मनाया था। ध्यान देंगे किसने मनाया था, भीमराव अंबेडकर और जो है वो मुस्लिम लीग ने क्या मनाया था, ये जो है उन्होंने मुस्लिम लीग इन दोनों ने मुक्ति दिवस मनाया था। 1940 में है जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग किया था। 1940 में 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, जो इम्पोर्टेंट है हमारे फैक्ट के रूप में। तो यहाँ केवल ध्यान देंगे कि 8 अगस्त 1942 तो हमारा इंपॉर्टेंट है ही भारत छोड़ो आंदोलन के लिए, लेकिन ये किसके समय हुआ था, लॉर्ड लिनलिथगो के समय हुई थी। लॉर्ड लिनलिथगो के काल में ही जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव ने मिलकर इंडियन सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किया था। आप इसे ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड लिनलिथगो के काल में ही प्रगतिशील साहित्य मंच यानी प्रगतिशील साहित्य मंच की स्थापना हुई थी 1936 में। इसका गठन किया था, जिसके अध्यक्ष यहाँ पर ये हो रहा है वो ये भीमराव ये थे, सॉरी प्रेमचंद यहाँ पर ये छुपा हुआ है, तो प्रेमचंद थे। लॉर्ड लिनलिथगो के काल में प्रगतिशील साहित्य मंच की स्थापना हुई थी 1936 में। 1934 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया, और जिसके जो है स्वामी विवेकानंद, ये जो स्वामी सहजानंद और NG रंगा जो है जिससे संबंधित है, आप हम यहाँ पर इन चीज़ों को ध्यान में देखेंगे। 1934 में अखिल भारतीय किसान सभा का जो है वो गठन किया गया था। देखिए नेक्स्ट अगर हम वायसराय की बात करते हैं वो है लॉर्ड वेवेल। ये इसका जो टाइम पीरियड अगर देखते हैं 1943 से लेकर 47 के बीच में। लॉर्ड वेवेल के काल में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने एक फार्मूला पेश किया था, इसे CR फार्मूला भी कहा जाता है। हालांकि एक बार IAS में भी एक क्वेश्चन राइट पोस्ट दिया था कि CR फार्मूला जो है वो किससे रिलेटेड था। तो इस फार्मूले के तहत मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांतों को मतलब कि निर्णय लेने का अधिकार दिया गया था। उसमें राजगोपालाचारी ने यही कहा था कि हम जब भारतीयों से डिमांड करते हैं, ये सॉरी ब्रिटिश से जब हम डिमांड करते हैं कि नहीं हमें स्वतंत्रता दें, तो आप मेरा साथ दीजिए। सिर्फ यही बातें कहा गया था CR फार्मूला में। ये इस फॉर्मूले के तहत जो मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांतों आत्मनिर्णय लेने का अधिकार दिया गया था। बाद में इसी के तहत पाकिस्तान का भी निर्माण किया गया। लॉर्ड वेवेल ने ही वेवेल योजना पारित किया। लॉर्ड वेवेल के काल में शिमला सम्मेलन हुआ, आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं। इस सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से अबुल कलाम आज़ाद हो गया, जवाहरलाल नेहरू हो गया, और मुस्लिम लीग की तरफ से जिन्ना ने भाग लिया था। शिमला अगर सम्मेलन की बात करते हैं तो लॉर्ड वेवेल के समय में हुआ था। अबुल कलाम आज़ाद और जवाहरलाल नेहरू जो है वो कांग्रेस की तरफ से लिए थे, और मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना ने लिए थे। शिमला सम्मेलन जो है पूरी तरह से विफल रहा था। मौलाना आज़ाद ने शिमला सम्मेलन की विफलता को भारतीय राजनीतिक इतिहास का एक वाटर डिवाइडिंग लाइन माना उन्होंने बोला कि ये जल विभाजक रेखा है, यानी वाटर शेड बोला उन्होंने कि क्या है,
मौलाना आज़ाद ने जो शिमला सम्मेलन जो विफल हो गया। लॉर्ड वेवल के काल में ही मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस मनाया गया था, यहाँ डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा किया था लॉर्ड वेवल के समय ही। ब्रिटिश प्रधानमंत्री अटलांटिक चार्टर की घोषणा की, जिसके तहत यह घोषणा किया गया कि मतलब कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उपनिवेशों को स्वतंत्र करने संबंधी जो भी घोषणा है वो भारत पर लागू नहीं हुआ। ये बहुत ही अन्याय हो रहा था भारत के साथ तब तो। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने जो है वो अटलांटिक चार्टर की घोषणा किया था, जिसमें यह कहा गया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी भारत को एक स्वतंत्र उपनिवेश का दर्जा नहीं दिया जाएगा। तो ये मैटर था इस समय। केवल इतना आप ध्यान देंगे कि शिमला सम्मेलन जो है वो किसके समय में हुआ था और शिमला सम्मेलन में कौन कौन भाग लिए थे, उनको किसने जो है वो वाटर शेड बोला है, ये सभी हम लोग देखेंगे कि वेवल के काल में ही ये सारी घटनाएं होती हैं। देखिए अगला अगर हम देखते हैं तो वो है लॉर्ड माउंटबेटन की बात। ये 1947 से 1948 तक का कार्यकाल हम इसमें देखते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड माउंटबेटन के काल में ही 3 जून 1947 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। अंतरिम सरकार के गठन जब हुआ था तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में देख लेंगे कि किसको कौन कौन सा पद मिला था। इसके काल में भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र जो है राष्ट्र बन गए। ये अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे ये। देखिए अगला है जो वो राजगोपालाचारी है। यहाँ देख सकते हैं जो ये स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल, भारतीय गवर्नर जनरल थे ये नहीं कह सकते ब्रिटिश, ये स्वतंत्र भारत के प्रथम, यानी यहाँ पर एक लिखना चाहिए था वो इंडियन, तो मतलब ठीक है वो इंडियन थे, ये इंडियन प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे। इसको हम लोग देखते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा है कि जो जितने भी वायसराय और जितने भी गवर्नर जनरल थे उनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट थे उनको हम लोगों ने बड़ी डिटेल में देखा। आप इसे एक एक पॉइंट को आप ध्यान से देख लेंगे। इससे बाहर एक भी ऐसा नहीं है कि जो आपके वायसराय और गवर्नर जनरल से जो भी रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएंगे दोस्तों। तो अगर ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो इसमें जो आप लाइक कर देंगे और इसे आप शेयर करेंगे दोस्तों के साथ। और